पहला प्रश्न हल करते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? बताइए, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एडीक्यूटी इस बार सवाल पूछ रहे वो टीसीएस से ही सारे सवाल को उठा रही है। ओके, तो तैयार रहिएगा। तो बताइए 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए वहीदा रहमान को। तो यहां से बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? जैसे शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है, प्लास्टिक कला में भी दिया जाता है, लेकिन जो कालिदास सम्मान है वो कठपुतली के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? बताइए, उस्ताद अकबर अली खान को किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो याद रखिएगा सरोद के लिए। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो साथी इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि एक ही घंटा भाई हमें 100 क्वेश्चन को हल करना है। तो सवाल का लेवल किस प्रकार रहेगा इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि यदि आप प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को लगा के जाते हैं तो आप 100 क्वेश्चन में से मान के चले 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं सीएचएसएल के पेपर में, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे जीके की, चाहे मैथ या रीजनिंग हो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसका नाम क्या था? बताइए। तो याद रखिए प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कितने फुट होती है? तो सर जी 5.1 फुट होती है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाली मैच यानी डबल मैचेस के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेल होती है उनके लिए जो कोर्ट की चौड़ाई होती है वो कितने फीट की होती है? बताइए। तो याद रखिएगा 36 फीट की होती है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए रवि सुब्रमण्यम ने लिखी है। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि किस दिनांक को मनाई जाती है, यानी किस तिथि को मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि? तो याद रखिएगा 4 जुलाई को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? बताइए, लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो याद रखिए राजस्थान की है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, डीआरडीओ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो सर जी 1998 में किया गया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो इसरो है, इसरो का मुख्यालय तो आप जानते हैं कि बेंगलुरु में है, तो इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ था? कमेंट करके बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका आपको मतलब स्थापना किस वर्ष में हुआ था ये बताना है, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह किससे बिलोंग करता है?
तो ये ओजोन परत से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? बताइए, किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा दशावतार मंदिर है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी तैयारी इसमें लगभग 10,000 भाइयों को ऐड करके होने वाला है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो आपको यदि डेली क्लास चाहिए, पल पल का अपडेट चाहिए सीएचएसएल के बारे में, तो मेरे दोस्त आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बगल में आप घंटा होगा यानी बेल आइकन, उसको प्रेस करके दबा दीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था? बताइए, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 2016 में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? बताइए, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया? तो सर ये 1992 में किया गया था। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1979 में। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइए, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक थी, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखिए भारत देश ने की थी। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सबसे पहले देखें कौन कौन से, जैसे चंद्रहुदड़ो है, मोहनजोदड़ो भी है, कोटदीजी है, लेकिन रोपड़ नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। पुरुष सूक्त ये किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? बताइए, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद का है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध ने कहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो साथी बुद्ध जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया था, तो उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो आप बताइए ज्ञान की प्राप्ति उनको किन पेड़ कहां पर पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी? बताइए कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सर ये बोध गया में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा धनानंद था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति ये किस वंश के संस्थापक थे? बताइए, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति ये किस वंश के संस्थापक थे? तो सर जी वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? बताइए इनमें से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो वशिष्ठ था, वासुदेव थे, हबिष्क थे, लेकिन नहपान नहीं थे। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल किया जाए क्वेश्चन नंबर 26। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? बताइए, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन हुआ करते थे? बताइए, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 27। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिए खिज्र खां थे। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से एक फीडबैक लेना चाहते हैं क्या, जैसे कि ये तो सुबह 8 बजे आपकी प्रैक्टिस शीट नए पैटर्न में चलेगी, जो दोपहर में आपको क्लास दें, क्या हम उसको टॉपिक वाइज कर दे? क्या जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि आपके पेपर में टॉपिक सॉल्व आएगा ही आएगा, तो वो टॉपिक चला दे क्या? एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? बताइए भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और सबसे निर्णायक जीत थी। तो याद रखिए दोस्त, जो प्लासी की युद्ध हुआ था, प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, है ना। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? बताइए खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो सर जी बरेली से किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? बताइए किसने भाई एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन था। ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? बताइए किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? बताइए प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो याद रखिएगा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था। बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया? बताइए किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया? तो भाई सत्याग्रह का नाम है तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने गढ़ा था सत्याग्रह। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे को। डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बताइए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बताइए। तो याद रखिएगा बंबई में। डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36। जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? बताइए जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा इलाहाबाद में बने थे। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 37। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, यानी किस वर्ष में हुई थी नील विद्रोह? तो सर जी 1859 में हुई थी, 1859 में हुई थी। ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत का संविधान सरकार की एक ऐसी प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? बताइए भारत का संविधान सरकार की एक ऐसी प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो दोस्त मेरे याद रखिए संसदीय प्रणाली है। बी ऑप्शन इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा ये किस देश के संविधान से ली गई है?
बताइए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो सर जी अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? बताइए, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने ये किस आयोग की स्थापना की थी? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1959 में। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त, समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, ज्वार कहते हैं। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बताइए, किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो सर जी बनास नदी का है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सूर्यधार झील ये किस राज्य में स्थित है? बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों मेरे याद रखिए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है सूर्यधार झील। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? बताइए, कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? तो दोस्तों मेरे ये इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले, बीटी कपास से। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को और भी क्या कहा जाता है? बताइए, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को और भी क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सुंदरबन कहते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 49। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहीं कहीं आपको दांडेली लिखा रहता है, लेकिन इसमें जो आपका सही शुद्ध रूप है वो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य नाम है। ओके, तो किस राज्य में स्थित है? बताइए, कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम या केरल, किस राज्य में स्थित है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य? तो दोस्त मेरे याद रखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है, यानी कितने प्रतिशत का है? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल, तो याद रखिएगा 25.51% है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्त मेरे आज जो हम आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चन कराएंगे वो मॉक टेस्ट के सारे एक सवाल होने वाले हैं। तो इसलिए जितना भी क्लास आएगा हर एक क्लास को आप मॉक टेस्ट के एज रूप में करेंगे हल अपने से। ठीक है, तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो बताइए दोस्त, आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की इस टोटल 50 क्वेश्चन में से? क्या आप सभी का 25 क्वेश्चन स्कोर हुआ कि नहीं? क्या आपकी लगभग तैयारी तो पूरी हो चुकी होगी, आप इस टाइम रिवीजन कर रहे होंगे। तो बताइए पहले क्लास से आपका कितना स्कोर रहा? तो आज 1 नवंबर हो चुका है। याद रखिए 11 दिन का समय बाकी है, क्योंकि 12वें दिन तो आपका पेपर ही स्टार्ट होने वाला है। 12 नवंबर से कब तक पेपर होगा ये किसी को नहीं मालूम है, केवल एसएससी को मालूम है। और आपने तो अपना स्लॉट तो बुक कर लिया होगा भाई,
कि आपको किस शिफ्ट में और किस डेट को और किस शहर में एग्जाम देना है। ये एसएससी ने पहली बार आपके लिए सिस्टम बनाया है, तो आपने उम्मीद करूंगा कर लिए होंगे। 22 तारीख से ओपन था, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक वो लिंक ओपन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मेरे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे दोपहर 12 बजे एक नए क्लास के साथ, आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही दोपहर 12 बजे एक नए क्लास के साथ। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।